जय वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। मित्रों, मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो कि सुनील रंजाना भाई से लिया है और मैं अपने चैनल पर इसका प्रसारण करने जा रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा देखकर कोई प्रतिक्रिया करें। नमस्कार, मैं सुनील अंजाना कॉफ़ी विद अंजाना में आपका स्वागत करता हूं। आज हम ऐसी दर्दनाक कहानी एक लेकर आए हैं। आपने सुना होगा कि फूलन देवी के बारे में। फूलन देवी जो है वो एक 11 साल की बच्ची थी। तो उनकी शादी जो है वो हो गई। तो वहाँ के जो दबंग ठाकुर थे तो वो वहाँ पर प्रताड़ना करते थे सभी दलितों के साथ, अछूतों के साथ, आदिवासियों के साथ में। तो उन्हीं ठाकुरों ने उस फूलन देवी के साथ में सभी ने दुष्कर्म किया और उसे गांव में निर्वस्त्र घुमाया भी गया। इतनी दर्दनाक कहानी ये है। उनके परिवार पर भी काफ़ी जुल्म किए, मतलब इतनी प्रताड़नाएं दबंगई में और जाति के रुतबे को लेकर जो है वो दी गई फूलन देवी को। फूलन देवी ने सोचा कि इसका बदला लेना है, तो वो डाकू बन गई और डाकुओं में जाकर वो मिल गई और उनका सहारा लेकर उन्होंने उन ठाकुरों को मौत के घाट उतार दिया। ये कहानी आप सबको पता है और सबने सुनी भी है, लेकिन आज वही कहानी फिर दोबारा से जन्म लेने जा रही है। हमारे साथ में है गीता वाल्मीकि, जो कि मैनपुरी उत्तर प्रदेश से है और इनके परिवार के साथ भी वही बीता जो फूलन देवी के परिवार के साथ में बीता और जो फूलन देवी के साथ में बीता। वहां दुष्कर्म हुआ था, लेकिन यहां भी कहानी कुछ उसी से मिलती जुलती है। और ये गीता वाल्मीकि जो है ये भी फूलन देवी बनने की बात करती है। तो बात करते हैं हम गीता वाल्मीकि से। आखिर इनके साथ में क्या हुआ, क्या घटनाएं हुई, कौन लोग थे, आखिर इतना बड़ा स्टेप ये क्यों उठाने जा रही है, क्यों मतलब सोच रही है कि मुझे डाकू बनना है और उन दरिंदों की हत्या करनी है। तो चलिए, गीता हमारे साथ में है। गीता, कॉफ़ी विद अंजाना में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते भैया। नमस्कार। अपनी बात को जो है आप बिल्कुल इत्मीनान से बताइए। आपके साथ में क्या हुआ, घर में कौन कौन है, ये सब बातें करेंगे। तो सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा बताइए गीता। आप? मेरा नाम गीता वाल्मीकि है। मेरे पिताजी का नाम श्री बालकराम वाल्मीकि है। मेरा गांव बलारपुर है और पोस्ट जगतपुर, जिला मैनपुरी है। मैं मैनपुरी शहर से, मेरा गांव 30 किलोमीटर दूर काली नदी के किनारे है। अच्छा। हाँ, मेरे घर में मेरी माँ है और 2 भाई हैं और मेरी एक बड़ी बहन है, मुझसे बड़ी है जी। और मैं छोटी हूँ। और जब मेरे साथ उत्पीड़न हुआ था तब मेरे भाइयों की शादी नहीं हुई थी, बट अब तो शादी छोटे थे। हाँ, अब शादी हो गई है। अच्छा, भाई आपसे छोटे हैं बड़े हैं? हाँ। एक बड़े हैं और एक छोटा भाई है मेरा। आपसे एक बड़े हैं और एक छोटे हैं? जी, दोनों की शादी हो गई। ठीक है। दोनों के 2 बच्चे हैं। अच्छे। 2 बच्ची हैं, 4 भतीजी है मेरी। इतना ही बड़ा मेरा परिवार है सर। अच्छा, मैं आपकी एक मोबाइल पे फोटो देख रहा था। ये आप ही का मोबाइल है जी। और ये मैं देख रहा था, ये देख सकते हैं आप कि इस फोटो में ये डाकू का भेष मतलब गीता वाल्मीकि ने जो है वो बना रखा है। तो मुझे बड़ा मतलब एक आश्चर्य हुआ कि मासूम सी लड़की, और आपने स्टडी की होगी? हाँ, मैंने बीएससी फाइनल कर लिया। बीएससी फाइनल किया है, देखिए। और एक ऐसे गांव में रहती है जहां पर इनके ऊपर प्रताड़नाएं होती है और उसके बाद भी गीता जो है वो पढ़ाई लिखाई करती है और बीएससी फाइनल इनकी हो चुकी है। अच्छा, तो गीता, आप तो अच्छे पढ़े लिखे हो और
आपने ये क्यों सोचा कि आप मतलब फूलन देवी की तरह जो है वो बनेंगे और आप जो है वो मतलब बदला लेंगे? क्या मैटर क्या है, क्या हुआ? मेरे बचपन से ही मेरे मन में था कि मैं एक ऐसी लड़की बनूं जो हम अपने समाज का, अपने परिवार का नाम रोशन करूं। मैं बचपन से ही वकील बनना चाहती थी सर। मेरे पिताजी बेहद ही गरीब हैं और तो उनको सन 1975-76 के समथिंग में उन्हें 5 बीघे की ज़मीन मिली थी। मेरे पिताजी के साथ मेरे चाचा जी को भी मिली थी और गांव के और लोगों को भी मिली थी, जितने भी दलित लोग हैं उनको सबको मिली थी। फिर ऐसा हुआ कि कुछ दिन बाद, ज़मीन मिलने के थोड़ी दिन बाद, 10-12 साल बाद हमारे गांव में एक नया प्रधान हुआ जिसका नाम है राम स्वरूप राजपूत, लोधी राजपूत है, वो प्रधान हुआ। उसके प्रधानी के कार्यकाल में उसका बड़ा भाई रामावतार, उसने इतनी दबंगी की और जाल साज करके उसने तहसील के लोगों से मिल करके सारी ज़मीन को नष्ट करवा दिया और डायरेक्टली अपने नाम करवा ली 60 बीघा ज़मीन। 30 बीघा अपने नाम, 30 बीघा उसने अपनी पत्नी सुल्तानी देवी के नाम करवा ली है सर। जबकि कानून के हिसाब से भी एक व्यक्ति को 15 बीघे से ज़्यादा पट्टा नहीं मिल सकता जी, उसके नाम है। प्रधान की जो बीवी है उसके नाम भी 20 बीघा ज़मीन थी जो वो इधर उधर कर देते हैं लोग। और उसने सारी ज़मीन जितनी भी बंजर पड़ी थी उसने सारी ज़मीनों को अपने ही परिवार में कर लिया, बिल्कुल नहीं रखा इधर उधर, सब अपने भतीजे के नाम, भाइयों के नाम, भाभियों के नाम, बीवी के नाम, ऐसा कर लिया था सर जी। तो मेरे पिताजी ने और उनके 4-5 साथियों ने उसका विरोध किया, तो हमारे पिताजी ने मुकदमा डाल दिया। तो मैनपुरी से मुकदमा जीत गए, फिर आगरा डाला, आगरा से भी जीत गए। अब फिर उसका मुकदमा हाई कोर्ट में चल। मतलब आपके कौन जीते, आपके पिताजी या वो? मेरे पिताजी। आपके पिताजी जीत रहे हैं? जी, जीत गए। अच्छा, तो जब हाई कोर्ट में मुकदमा चल गया, इलाहाबाद में केस पहुंच गया आपका? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद फिर वो दबंग ने ये सोचा कि इसका परिवार ही सब या तो इसे भगा दे, तो वो आए दिन मेरे पिताजी पे अटैक करवाता रहता था, कभी चलते हुए शराबियों को, मतलब गांव छोड़ के चले जाएं यहाँ से? हाँ, तो वो बहुत खतरनाक भयानक अटैक करता था। अच्छा, बहुत किस तरीके का? मारपीट करवाता था, छुरी चाकुओं से वार करवाता था, रास्ते में शराबियों को शराब पिला देता था, पिताजी अकेले मिल जाते थे तो उनके साथ बहुत दरिंदगी करता था, मारपीट करता था, खून खराबा करता था, ऐसा करता था। अच्छा जी। फिर एक बार उसने ऐसा कहा कि मेरे घर पे एक पुलिस वाला भेजा जो वर्दी में था, पूरा ही वर्दी में ही था, वो मुसलमान था सर, जो हमारे गांव से समथिंग में 30-40 किलोमीटर दूर, नदी के उस पार, मैंने उसका गांव नहीं देखा है। तो वो पुलिस वाला बन करके आया और उसने एकदम हड़काया, बोला तुम्हारा मुकदमा चल रहा है, लड़ाई बड़ाई होती रहती है तुम्हारी, चलो तुम्हारी लड़कियों को थाने बुलाया है एसओ साहब ने। तो मेरी दीदी हैं जो हमसे बड़ी, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे आपके साथ नहीं जा सकते, हम अपने, देखो हमारे शुभचिंतक हैं तो हम उनसे थोड़ा फोन कर ले जा करके। हमारे उस घर पे उस टाइम पे बहुत ज्यादा उधर गांव में बागवानी थी, अमरूदों के बड़े बड़े बाग थे बहुत। ये कौन से सन की बात होगी? ये 2008-7 के बीच की बात है जी सर। तो अब दीदी हमारे घर से जैसे गई, वो पुलिस वाला भी उसके पीछे चला गया दीदी के, और उसने रास्ते में जा कर के उनके साथ बहुत मारपीट की और रेप किया। तुम्हारी बहन के साथ? जी। जब मेरी दीदी शादीशुदा थी और वो वहाँ आई थी घर पे ससुराल से, मतलब उसके साथ मारपीट की और दुष्कर्म भी किया? जी। मतलब वो आया पुलिस वाला बन करके, वो बदमाश है सर। अच्छा, वो नकली पुलिस था? जी जी, वो बदमाश था, लेकिन वो वर्दी में आया था, फुल वर्दी उसके पास थी। अच्छा। और उसके मोटरसाइकिल पे भी पुलिस लिखा हुआ था। तो वो बोला कि तुमको थाने में बुलाया है, आप चलिए। तो हमारी दीदी ने ये कहा कि हम थाने में नहीं जा सकते, पहले हम अपने शुभचिंतकों से थोड़ा फोन कर ले। तो तब लैंडलाइन फोन चलते थे, वो MTNL। जी जी। तो वो दूसरे गांव में लगा हुआ था, तो हमारी दीदी दूसरे गांव में फोन करने गई। हाँ, तो वो पीछे से ही चला गया और उसने रास्ते में पकड़ के बलारपुर रामनगर के बीच में पकड़कर मारपीट की और उनके साथ दुष्कर्म किया। और वो भेजा हुआ इसी रामावतार राजपूत का, जिसने मेरी जमीन हड़पी है, उसी का भेजा हुआ वो आदमी था। और फिर उसका मुकदमा
सर कोर्ट में चल रहा अभी भी। वो भी उसका- केस चल रहा है? हाँ, उसका कोई फैसला अभी भी नहीं हुआ। जब मतलब इतने साल बाद अभी तक कुछ नहीं? तो कोई मेडिकल हाँ, वो तो सब वगैरह? कुछ हुआ था। तो मेडिकल कब करा? काफी दिन बाद या नहीं, तुरंत ही तुरंत कराया? तो क्या पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया? पॉजिटिव आया सर। पॉजिटिव आया। और उसके बाद भी वो मतलब कोई उसको सजा नहीं, कुछ नहीं, कोई पकड़ा उसको? नहीं, पकड़ जाता फिर छूट गया, फिर मुकदमा पकड़ा कोर्ट था में वो? तारीख है। हाँ, तारीख 376 के केस में हाँ, पकड़ा गया था? हाँ जी, हाँ जी। और अच्छा। फिर मेरी दीदी की ससुराल वालों ने जाना तो हमारी दीदी को फिर छोड़ कितने दिया। दिन बाद उसकी जमानत वगैरह हुई? बस है 2-4 दिन बाद। 2-4 दिन बाद ही हो उसको गई, मतलब हो गई। कोर्ट में जाते ही उसकी? अब वो कोर्ट में जाता है तारीख पे, हम लोग भी जाते हैं, वो भी जाता है अच्छा। जी। तो हमारी दीदी की और जब वो कोई पुलिस वाला नहीं है? वो कोई पुलिस वाला नहीं, उस पर कम से कम 60-70 मुकदमे होंगे, लड़ाई दंगा रेप। हिस्ट्री सीटर है जी, और उसके ऊपर छेड़खानी के और रेप के ऐसे तो कई केस हैं उसके ऊपर। अच्छा। हाँ, मुसलमान है। तो आपको कैसे पता लगा कि भाई वो उसी राम अवतार का भेजा हुआ था? जब बाद में अब वो बोल रहा है वो खुद ही बोल रहा है? जी, क्योंकि हम उसे कभी जानते नहीं, जब हम लोगों ने से कहा वो अब हमसे फैसले की बात करता है कि आपने फैसला पहले कर उसको लो। देखा होगा कभी? नहीं, कभी नहीं मैंने उसे देखा था, कभी भी नहीं आपके देखा था। परिवार में किसी ने भी उसको किसी पहले ने नहीं नहीं, देखा? नहीं, नहीं, नहीं। और वो पुलिस बन के आया? हाँ जी, बाइक भी ले रहा था, पुलिस लिखा हुआ था? जी, जी। और अच्छा। अब वो बोल रहा है जी कि अब मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, क्योंकि हम नहीं जानते थे और ये तो उसने ही मुझे भेजा था। एक सिगरेट पिलाई थी उसने, पता नहीं उस सिगरेट में क्या था कि मैं तुम्हारे घर इतना सब कुछ करने के लिए चला आया। उसके बाद भी इस राम अवतार जब ये रिपोर्ट हुई तो इसका जी नहीं भरा, मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, उसके ससुराल वालों ने छोड़ दिया है। ओह, अच्छा, मतलब अब ससुराल वालों ने भी उसको छोड़ दिया, घर से निकाल दिया जी, जब उनको पता लगा कि इसके साथ में ऐसा हुआ है? जी, तो अब वो तुम्हारी जो बहन है वो तुम्हारे साथ में ही रहती है? जी। उनके बच्चे भी हैं? नहीं। तो शादी हुई थी तब? हाँ, शादी के 2-3 साल हुए। 2-3 साल बाद, यानी 2005 में के करीब शादी हुई थी? हाँ, 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 तभी ज़्यादा और ससुराल वालों ने उसको निकाल दिया? जो उसके पति थे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया उनको? नहीं, ये कहा कि जब वहाँ अब तब तो और ज़्यादा ही था कि अब किसी काम की नहीं हो। उस इतना मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उसके बाद इसने फिर तारीख थी कोर्ट में, हमारे पिताजी जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, तो सुबह सवेरे का ही टाइम था, 7 बजे का टाइम था। इसी राम अवतार और इसका एक बेटा उपेंद्र राजपूत नाम का एक ही बेटा है, तो वो और इसके साथ 2 हमारे पहचान के पड़ोस में लोग रहते हैं, एक का नाम है मुकेश और संतोष, ये दोनों सगे भाई हैं। ये इनको तो मैंने पहचान लिया था और कम से कम 15-20 आदमी थे जिन्हें हमने पहचाना नहीं था। एकदम आकर के ईंट पत्थर और छुरी हाथ में पकड़े हुए थे और मेरे घर पे अटैक कर दिया इतने लोगों ने। अच्छा। तो मेरा एक तो भाई बहुत छोटा था, 8-10 साल का ही था, तो उसे मेरे बड़े भाई ने उन आदमियों के चंगुल से जैसे तैसे बचाकर वो उनको लेकर भागने लगे और निकल गए। हमारी मम्मी विकलांग हैं पैरों से, वो चल नहीं पाती हैं, तो उनको जैसे तैसे मेरी दीदी ने बचा करके पड़ोसी के घर था पड़ोस में, मैं नाम उनका नहीं लेना चाहूँगी अभी, तो उनके घर में छिप गई उनको लेकर के। पिताजी को तो उन्होंने एकदम ही धर दबोच लिया था और हमारे पिताजी को ऐसी ज़मीन पे गिरा करके उनके हाथ ऐसे रख करके उन हाथ में ऐसे चाकू से बहुत तेज़ी से गोदने लगे थे मेरे पिताजी का। तो हम उनको बचाने के लिए हम उनके ऊपर गए तो हमको भी पकड़ लिया। मेरे भी यहाँ पे सर में काफ़ी चोटें थी, यहाँ आँख में बहुत दिनों तक मेरे आँख में चेहरे पे बहुत चोटें थी और ये हाथ में भी चोट काफ़ी आ गई थी। तो पिताजी को हम दोनों को मरणासन स्थिति में हो गए थे। तो पता नहीं किसने किस तरीके से पुलिस को किसी ने खबर दी। मेरा घर का आंगन जो था वो खून से बह गया, आंगन से होते हुए खून हमारा और मेरे पिताजी का नाली से चलने लगा था। मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए थे उन्होंने और गली में बहुत घसीट के हमारे साथ मारपीट दरिंदगी की थी उस टाइम पे। और तब से फिर मैंने न्याय के लिए मैंने जब FIR करने के लिए हम लोग थाने में गए तो उल्टा थाने वालों ने मेरे ऊपर ही धारा 500 ये
कुछ धाराओं में, संगीन धाराओं में हमारे ऊपर रिपोर्ट दर्ज की, मुकदमा लगा दिया सर। और जिसका मुकदमा लगा दिया, फिर हम हॉस्पिटल में, हमारे पिताजी का दिल्ली तक इलाज हुआ, महालोक नायक हॉस्पिटल दिल्ली में जो है, वहाँ इलाज हुआ हम लोगों का। मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी इलाज हुआ। फिर गांव में वो लोग घुसने नहीं देते थे, पुलिस बिल्कुल सहयोग नहीं करती थी। फिर हार के हम धरना प्रदर्शन पे बैठ गए। जब हम परिवार से धरना प्रदर्शन पे बैठ गए तो हमारे सहयोगी जो लोग आते थे, तो 2-3 लोग सहयोगी, तो उनका भी नाम FIR में लिखा देते थे। तो डर की वजह से कि पुलिस हमारी नहीं कहती थी, जो भी हमारा सहयोग करता था उसके लिए मुकदमा उस पर हो जाता। तो इस डर की वजह से कोई हमारा साथ सपोर्ट नहीं करने के लिए फिर राजी हो रहा था। और उसके बाद देखो 4 दिन भूख हड़ताल पे हम लोग रहे थे। हमारी दीदी की इतनी तबीयत खराब हो गई थी कि मेरा भाई, जो जिसका नाम संजय है, वो उठाकर कंधों पे ले जा कर के, फिर भी पुलिस को शर्म नहीं आई, हम लोगों को धरना से उठा करके थाने ले गए। रात भर हम लोगों को थाने में रखा, डिटेन किया आपको? जी, थाने में रखा। फिर उसके बाद सवेरे हमको जेल में, हमको, मेरे पिताजी को, मेरी दीदी को बेहोश की अवस्था में, और भाई को जेल में लेकर गए। मेरी विकलांग माँ को और मेरे छोटे भाई को थाने में ही रखा। कौन सा थाना लगता है? बिछवा। बिछवा जी। और तब बिछमा या बिछवा? बिछवा। बिछवा जी। और फिर उसके बाद जब जेल में गए तो वहाँ जेल के जो अधीक्षक थे, तो उन्होंने पुलिस वालों को डांटा और कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए, ये तो पेशेंट हैं, इनको हॉस्पिटल ले जाओ और आप जेल में लेके आ गए हो, अगर ये मर गए तो कौन जवाब देगा। अच्छा, जो जेलर थे उन्होंने उनको डांटा? हाँ, पुलिस जो थाने की पुलिस थी उनको। फिर वो हमको लेकर के न्यायालय में गए, तो वहाँ भी जज साहब परवेज अख्तर नाम से थे श्रीमान जी, तो उन लोगों ने तुरंत हम लोगों को मुचलके पे जमानत दी और पुलिस को भी काफ़ी फटकार लगाई। और वहाँ पे सैकड़ों वकील हमारी देखो मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो बड़ा मुश्किल से पुलिस से छुड़वाकर वकीलों ने तब फिर हमको दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। एडमिट करवाने के बाद तब हमारे जो पट्टे की ज़मीन थी उसमें 5 बीघा पट्टा SDM फिर आए, तब उन्होंने कहा कि अब ज़्यादा कुछ मत करो, अब ये तब उन्होंने 5 बीघे का पट्टा री कर दिया हमारे पिताजी के नाम और कब्जा दिलाया। SDM ने दिया है? हाँ, SDM अरविंद कुमार मिश्रा जी थे, उन्होंने फिर हमें इतनी मदद की थी। इतना सब कुछ होने के बाद मतलब मामला ठंडा करने के लिए कि ये धरने पर ना बैठे, कभी दिल्ली तक आवाज़ पहुंच जाए या पूरे देश में लोगों तक पहुंच जाए जी, वो सिर्फ आपको चुप करने के लिए 5 बीघा जमीन आपके नाम उन्होंने कर दी? हाँ जी, हाँ जी। और कब्जा दिलवा दिया था। और गाँव अच्छा, उस टाइम में जब आप धरने पर बैठे जी, तो उस टाइम में आप इंजर्ड थे, मतलब आपके ऊपर हाथ से जो हुआ था, अटैक हुआ था जी। तो? अच्छा, मैं देख रहा था पेपर में भी आपका छपा था ये है। अच्छा, ये देख सकते हैं, ये इनके पिताजी हैं और भाई, ये देख सकते हैं, ये इनके पिताजी हैं जिनका हाथ पे जो है वो चाकू से वार किए थे। और ये गीता है, जो गीता को भी जो है वो हाथों पे मतलब चोटें लगी हुई है। और इनका क्या हड्डी टूटी थी? हड्डी टूटी थी आपकी जी, इनकी हड्डी टूटी थी और ये काफ़ी इंजर्ड, मतलब इनको काफ़ी मारा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये पेपर में आ रखा है मणिपुर में, मैनपुरी में। और एक ये धरने पर बैठे हैं, ये पूरा परिवार बैठा है। ये पापा मम्मी भाई बहन ये सब बैठे, ये गीता है, तो ये सब धरने पर बैठे हुए। ये पेपर में आया है मैनपुरी जागरण में, ये देख सकते हैं आप, ये मैनपुरी जागरण में आया है। और ये अब इनके साथ इनके परिजन जो इनके साथी हैं, मतलब वो भी बैठे हैं। उनके बारे में थोड़ा सा आप बता रहे थे अभी, है ना? तो एक तो कश्यप समाज से है और एक अपने जाटव समाज से है, 2 जाटव समाज से, 2 जाटव समाज से हैं और एक कश्यप समाज से है। तो ये आपके साथ में बैठे हैं। ये कश्यप जो है वो भी OBC में आते हैं? जी जी। अच्छा, तो OBC में SC और OBC जो लोग हैं वो इनका साथ दे रहे हैं
और इनकी भी जमीनों पे जो है वो कब्जा किया है। जी वही कब्जा। अच्छा, जो आप ये बता रहे हैं इनमें से ये नहीं, ये तीनों लोगों की इनके भी। अच्छा, ये इनकी भी जमीन पे कब्जा है, इनकी भी जमीन पे कब्जा है और इनकी भी जमीन पे कब्जा है। ये जो है ये जाटव हैं और ये कश्यप हैं, ये भी जाटव हैं जी। जो सामने दिख रहे हैं। भिखारी, क्या नाम बताया? हाँ, भिखारी लाल। हाँ, भिखारी लाल। भिखारी लाल जी हैं और ये पंचीलाल। ये पंचीलाल जी है और ये रूपलाल है। ये रूपलाल जी है। अच्छा, रूपलाल जी जो है वो कश्यप हैं। जी। तो ये कश्यप जाति से हैं। देखो वो कितने पीड़ित लोगों का जो है वो सहयोग करने आते हैं और ये उनके साथ में धरने पर बैठे हैं। लेकिन हादसा क्या हुआ अब वो आगे बताएं। ये जो साथ में आपके आए थे इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। मुझे 3 दिन हो गए थे धरना पे, फिर चौथे दिन ये लोग आए तो इनके नाम भी SHO बिछमा ने मुकदमा दायर कर दिया, तीनों के नाम। जी। लेकिन फिर ऐसा हुआ था कि उस टाइम पे वहाँ पे एक राम सिंह नाम के दरोगा जी थे थाना में, जो जाटव समाज थे जी। तो फिर इन्होंने इन 2 लोगों का तो नाम निकाल दिया, लेकिन एक कश्यप जी हैं, इनका नाम नहीं निकाला इन चाचा। इनका नाम, इनके ऊपर मतलब धाराएं लगा दी गई। और धारा भी कौन सी लगाई है? ये धारा 504 है, 323 है। अच्छा, मारपीट, लूटपाट, ऐसे लड़ाई दंगा, ये ठीक है, धमकी वगैरह ये जो। और ये सिर्फ इनका दोष इतना है कि ये आपका सहयोग कर रहे थे, केवल ये आपकी आवाज को उठा रहे थे, आपके साथ में धरने पे बैठे थे। हाँ जी। ये दोष है जी। लेकिन जो पुलिस ने इनके ऊपर FIR की है जी। वो ये है कि ये मार पिटाई, दंगा और या धमकी देना, ये सब इनके ऊपर FIR कर दी उन्होंने। हाँ जी। और इनका भी केस चल रहा है, आज भी चल रहा है, आज भी चल रहा है। यानी सन 2008 से लेके और 2025 आ गया है, जी। आज भी इनका केस चल रहा है। जी, मेरे साथ ही है। मतलब ये पिस गए बेचारे। हाँ, ये केवल इतना इनका दोस्त था कि इन्होंने मेरी मदद करने के लिए आगे मदद करी। अच्छा, अब इसके बाद FIR हो गई, अब उनको तो 2 को तो निकाल दिया जी। लेकिन अब इनके ऊपर क्या चल रहा है, क्या बीता इनके ऊपर? और इन्हें, ये बहुत ही गरीब हैं, अब तो इनको आंखों से दिखाई भी नहीं देता है, ज़्यादा चल फिर भी नहीं पाते, मेरे पिताजी की एज के हैं। लेकिन पुलिस का जब भी कभी ये तारीख पे नहीं पहुंच पाते हैं तो पुलिस उठा ले जाती है, फिर जमानत कराते हैं, फिर आ जाते हैं, यही होता है। और कहाँ पे चल रहा है केस? ये मैनपुरी। ये मैनपुरी में चल रहा है। हाँ, न्यायालय। इन रूपलाल के भाई के 5 बीघा जमीन है उनके, और केस में इसलिए लगा दिया कि मेरे साथ मेरा सहयोग देने के लिए आगे कदम बढ़ाया था, बस इतना ही दोष है इनका। अच्छा, इनके भी कोई भाई है? हाँ, इनके भाई हैं, राम सनई और सुखपाल। अच्छा, तो उनकी भी जमीन पे कब्जा कर रखा है। हाँ। गीता जी, आप बताइए, अभी कितने लोगों की जमीन पर जो है इन लोगों ने कब्जा कर रखा है? मेरे पिताजी मेरे सहित 17-18 लोग। 17-18 लोगों जी, जिनमें की जमीनों पे कब्जा है। हाँ, जिनमें से उसने निकाल दिए, कुछ तो पलायन कर गए, गांव छोड़ी गए उसके दबंगी मतलब से। अच्छा, प्रताड़ना नहीं सह पाए। नहीं सह पाए, कानून ने भी साथ नहीं दिया। अच्छा, तो उस टाइम में आपके ऊपर इतना बड़ा हादसा हुआ और मतलब धारदार हथियार के साथ में आपके घर में घुसे हैं और आपको मतलब अफरा तफरी मच गई होगी, बड़े हाहाकार मचा होगा, सुन्न हो गया, और उन्होंने हमले भी किए हैं जी। उसके बाद नहीं लगा आपको कि हमें भी गांव छोड़ देना चाहिए, कभी फिर दोबारा से अटैक कर दे, मार दे? क्योंकि प्रशासन भी उनका सहयोग कर रहा है और वो रुतबे वाले लोग हैं, तो कभी लगा नहीं कि हम भी गांव छोड़ देते हैं? और बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं लगा। मैंने उस गांव में जन्म लिया है, मैं उस गांव में पली बड़ी हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे विश्वास है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं हो सकता है। मैं आज तक कानून के लिए भटक रही हूँ, मांग रही हूँ, लेकिन अगर नहीं होगा तो फिर जो होगा उसका जिम्मेदार या तो कानून होगा या तो फिर कुछ भी हो। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है कि अगर अब मेरे हाथों से कुछ भी हो सकता है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पूरा 20 साल हो गया है लड़ते लड़ते, सहन करते करते। मैंने आयोग में, शेड्यूल कास्ट आयोग दिल्ली में, राजस्व विभाग लखनऊ, जनता दरबार लखनऊ, मैनपुरी, जयवीर सिंह मंत्री जो हैं हमारे उधर, उन्हें, और अनूप प्रधान जी जो मंत्री जी हैं अलीगढ़, वहाँ, और अपने क्षेत्रीय विधायक और
यहाँ तक कि मैंने थाने से लेकर के, मैंने सिपाही से लेकर आयोग तक का दरवाज़ा खटखटाया है। फिर आज हार कर मैं आपके पास आई हूँ, ये बताने के लिए कि इस देश में वाल्मीकि समाज के साथ कितना अन्याय हो रहा है। अच्छा गीता, क्यों लगा तुम्हें कि फूलन देवी की तरह बनना है? और क्योंकि फूलन देवी ने जो है वो डाकू ज्वाइन किया था, मैं तुम हत्याएं मानते हो जो फूलन देवी ने किया या फिर वध मानते? मैं वध मानती हूँ उनसे, मैं बिल्कुल हत्या नहीं मानती। बहन गीता वाल्मीकि का कहना है कि मेरे पिता और माता और भाई बहनों का मेरे परिवार के साथ हुआ अत्याचार का प्रशासन द्वारा इंसाफ नहीं मिला तो मैं बहन फूलन देवी जैसा इतिहास दोहराऊंगी। दोस्तों, मेरी तरफ से ये कहना, भाइयों धर्म प्रेमियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि समाज के जितने भी संगठन व सामाजिक व्यक्ति देश की बहन की बढ़ चढ़कर तन मन धन से मदद करें और मेरी तरफ से जो भी बन पाएगा मदद करने का प्रयास करूंगा। हाँ दोस्तों, आप पूरा वीडियो देखना है, वीडियो देखकर निर्णय लेना है वह गीता की मदद करनी है क्या नहीं। चले आगे वीडियो देखते हैं। और गीता में भी यही लिखा है कि सठता, दुष्ट के साथ दुष्टता करनी चाहिए। जुल्म करना जितना पाप है उससे कई गुना बड़ा पाप है जुल्म को सहना। और मैंने भी ये पाप किया है जुल्म सह करके। मैंने 20 साल से, मेरे पिताजी को 30-35 साल हो गए और हम लोग जुल्म सहते हुए मैंने पाप किया है, जिस पाप को मैं खुद अब अपने हाथों से धोना चाहती हूँ, चाहे उसकी मंजिल कुछ भी हो। क्या फूलन देवी के बारे में आपने पढ़ा है या उनकी जो पिक्चर आई थी, पिक्चर लोगों ने एंजॉय की, लेकिन उस पिक्चर में जो था, जो गहराई थी, जो पीड़ा थी, जो दर्द था, वो शायद किसी ने ना देखा हो, लेकिन उस पिक्चर को एंजॉय लोगों ने बहुत किया। लोगों ने एंजॉय किया होगा, लेकिन मैंने उसे महसूस किया है। मैंने अपने जीवन में अपने ऊपर उस दर्द को बीतते हुए देखा है, सहन किया है मैंने वो दर्द। अच्छा, आपने बताया था कि आपको भी वहाँ पर जो है निर्वस्त्र करके भी घुमाया था। जी हाँ, वही लोग बहुत थे? सारे लोग थे उनमें। मैं रामावतार, उसके बेटे को, और जो एक मुकेश और संतोष नाम का आदमी है, इन्हें तो मैं पहचानती हूँ, लेकिन उनके साथ जो अन्य लोग थे उनको मैं नहीं पहचानती। उनको मेरे गांव वाले भी नहीं पहचानते, वो कहीं बाहर के, वो कोई बाहरी लोग थे। जी। लेकिन जो आपने 3-4 जो लोग पहचाने हैं, हाँ, वो वही थे जिन्होंने, वो वही थे। और वो ऐसा नहीं था कि मास्क वास्क लगा कर आते हो, मतलब वैसे ही दबंगई से, दबंगई, कोई डर नहीं, कोई कानून का डर नहीं, कोई किसी का डर नहीं, कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था। उनके हाथों में धारदार चाकू थे। मैंने देखा है अपनी आंखों से कि मेरे पिताजी किस तरीके से चीख रहे थे, और वो मेरे पिताजी का यूं हाथ करके छुरी मार रहे थे हाथों में, और बोल रहे थे कि पैरों में मार रहे थे। मेरे पिताजी के पैरों में, ये हाथ भी डैमेज है, ये हाथ तो बिल्कुल अलग ही हो गया, और ये भी डैमेज है, पैरों में भी चोट काफ़ी थी। मैंने अपने पिताजी को देखा इस तरीके से। मैं कानून से, मैं अपने पिताजी के लिए लड़ते लड़ते मैं कहाँ तक बेटी का फर्ज अदा करूँ, करते करते मैं दिल्ली तक आ गई हूँ। मैंने बोला ना कि मैंने किस थाने के किस सिपाही नहीं, चौकीदार से लेकर के हेल्प मांगी है, यहाँ आयोग तक। लेकिन आयोग का ये लेटर पैड गया, नोटिस गया, पर और टाइम भी इसमें दिया था, लेकिन ये नोटिस है। हाँ, ये 15 दिन का नोटिस। हाँ, ये नोटिस था। ये मैंने प्रार्थना पत्र दिया था, और ये नोटिस था। इन्होंने इनको तलब किया है, जो पार्टी है और जो एसडीएम साहब हैं, उनको तलब कर रखा है इसमें। लेकिन गीता, ये तो इसको 30 तारीख को ये गया है, 30 सितंबर 2025 को, लेकिन आज जो है 2 नवंबर हो चुकी है जी। वो, हाँ 2 नवंबर आज हो चुकी है, तो इसको तो काफ़ी दिन हो गए हैं। तो अभी तक मतलब आयोग में गए
वो पहुंचे या नहीं पहुंचे नहीं, कोई? मेरे पास कोई मेल नहीं आया, कोई खबर नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तब आप पहले आए थे जब, जी। तब आपकी हमने वीडियो वगैरह भी जो है वो पहुंचाई थी लोगों तक, और जी। आपका केस जो है वहाँ लगवाया था SC/ST कमीशन में जब आपने लगाया। जी। तो उसके बाद का क्या रुझान था वहाँ के प्रशासन का आपकी तरफ? वहाँ जब भी ये वाला प्रार्थना पत्र गया तो वहाँ मीडिया वाले बैठे हुए थे लोग, तो उन्होंने देखा कि एक लड़की वहाँ गई है, तो फिर थोड़ा हलचल हुई उन लोगों में, सब लोगों में। लेखपाल ने फ़ोन किया मेरे पास, तो वहाँ लेखपाल जी गए, अपनी वो जरी वरी लेकर के गए, और कानून गो गए साथ में। अच्छा जी गए, तो फिर उन्होंने कहा कि कौन है गीता वाल्मीकि। जब मैं सामने आई तो देखा, शायद मेरा हुलिया देख कर कहा हुआ गरीब है, क्या कर लेगी। तो कानून गो साहब बोले कि हम नहीं नाप सकते आपका खेत, हम नहीं नाप सकते, इतना कह करके और गाड़ी में बैठ के चले आए, और बोले अगर ज़्यादा करोगी तो खारिज हो जाएगा, वो उसको मैं खारिज करवा सकता हूँ। तो मैंने बोल दिया, मैंने ठीक है सर जी, जब आपने यही ठान लिया है तो आप करवा दीजिए खारिज। फिर वो चले गए। फिर उसके 2-3 घंटे बाद फिर लेखपाल जी आए घर, गांव आए, खेत में गए, बातचीत की, तो वो नाप खेत की पैमाश करने के लिए उन्होंने अपनी जरी निकाली। वैसे ही जो रामावतार था उसने अपने किसी लिंक के लिए, जो हाई लेवल पे ही लिंक है, तब तो उसका इतना हो रहा है ना, अत्याचार कर रहा है, तो उसने फ़ोन करा कहीं, तो फ़ोन करा, वैसे ही किसी का फ़ोन आया उनके पास। शायद अब लेखपाल जी ना बताएं, लेकिन मेरी आंखों देखी बात है कि वो पैमाइश करने के लिए थे। तो उन्होंने कहा कि आप तहसील चले जाइए, फ़ोन से आया कि आप तहसील आइए। तो लेखपाल जी ने कहा कि मैं पैमाइश कर रहा हूँ, नदी के किनारे दूर हूँ तहसील से, मैं नहीं आ सकता अभी। कि नहीं, आपको आना होगा, आप चले आइए। फिर लेखपाल जी ने हमसे कहा कि गीता आप ऐसा कीजिए, आप एक गरीब घर की लड़की हो, ज़्यादा उछल कूद आप मत करो, नहीं ठीक नहीं रहेगा, और मुझे टाइम मिलेगा कभी। अच्छा, ठीक नहीं रहेगा, उन्होंने ये कहा? हाँ, कि आपका खेत भी आपके हाथ से जा सकता है, और भी कुछ हो सकता है, और मैं जब मुझे कभी टाइम मिलेगा तो मैं करूँगा आपकी हेल्प। मैं कहकर चले आए। मतलब उनके ऊपर प्रेशर है कहीं से? लेखपाल जी के ऊपर भी प्रेशर है। प्रेशर है जी, तभी वो फिर चले गए। अच्छा, मतलब मैं गीता ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो SC/ST कमीशन से जो नोटिस गया है, इसका असर मतलब कोई भी वहाँ पर नहीं पड़ा? उसका इतना ही असर पड़ा है जो मैंने अभी बोल दिया, आपको बताया भैया। मतलब मेरी नज़र में तो कोई इसका कोई असर नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। मतलब एक SC/ST कमीशन जो आपकी मतलब आपको न्याय देने के लिए बनाया है, लेकिन इस नोटिस से कोई असर नहीं? बिल्कुल नहीं। अगर होता तो मैं दोबारा क्यों आती? ये देखो, ये SC/ST कमीशन का है, इसका कोई भी मतलब रिस्पॉन्स जो है वो नहीं दे रहे, जो SDM है या लेखपाल है या तहसीलदार है, और कोई भी मतलब रिस्पॉन्स नहीं है। इतनी बड़ा एक आयोग पूरे देश भर का, और जो कि अप्रूव्ड है सरकारों द्वारा, सरकारों का ये है, और उसके बावजूद भी कोई मतलब दलित की, पीड़ित की, अछूत की कोई सुनवाई नहीं, कोई उनके ऊपर न्याय नहीं, कोई उनके साथ न्याय नहीं। और जिन्होंने इनके ऊपर अत्याचार किए वो आज भी खुले सांड की तरह घूम रहे हैं और दबंगई करते हैं, गोलियां चला देते हैं। अभी बताया बुजुर्ग ने कि उनके ऊपर गोली चली थी, छर्रे लगे हुए हैं यहाँ पे सारे में, पूरे चेहरे पे, और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं, ना सरकार का, ना प्रशासन का, ना SDM साहब ने कोई एक्शन लिया। सिर्फ इनको 5-5 बीघे जमीन दी और इनको शांत कराने की कोशिश की। इनके घरों में आग लगा दी जाती है, इनके घर के सदस्यों को मारा जाता है, चाकुओं से बुरी तरीके से इनके ऊपर हमले किए जाते हैं। पूरा घर जो है खून से लथपथ होता है, नालियों में खून जो है वो मतलब नदी की तरह बह रहा है। तो इतनी दबंगई, और वो भी योगी जी के
राज्य में जहाँ कहते हैं कि योगी जी का राज्य है यानी राम राज्य है, अगर राम राज्य यही था कि पीड़ितों पर, अछूतों पर या पिछड़े वर्ग पर अगर आप ऐसे मतलब ये हत्याएं हो रही है, ये जमीनें छीनी जा रही है, उनके ऊपर मतलब दुष्कर्म किए जा रहे हैं, निर्वस्त्र घुमाए जा रहे हैं, तो ये योगी जी का जो राज्य, राम राज्य जिसे कह रहे हैं, तो इसका मतलब ऐसा तो राम राज्य नहीं चाहिए। अगर देश को ये राम राज्य चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो हिंदू राष्ट्र में तो यही होता है। ये मांग किस चीज की कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? तो हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही है। जब आपकी दबंगई चल रही है, आप हत्याएं कर रहे हो, दुष्कर्म कर रहे हो, जमीनें छीन रहे हो, घरों में आग लगा रहे हो, बच्चों को निर्वस्त्र घुमा रहे हो, तो ये तो हिंदू राष्ट्र है और ये राम राज्य भी है। तो ये तो आप अछूतों को, दलितों को, पिछड़े वर्ग को ये सोचना है कि आपके ऊपर, सबके ऊपर यहां पर अत्याचार हो रहा है। ये महादलित है गीता, और जो दलित है उनके ऊपर भी हो रहा है, जो जाटव समाज से है, और जो पिछड़ा वर्ग है कश्यप समाज से जो है, उनके ऊपर भी जुल्म हो रहा है। यानी समूचे महादलित, दलित और पिछड़े वर्ग पे ये अत्याचार हो रहा है, और प्रशासन मुखदर्शक बना बैठा है और नकली पुलिस बनकर आती है, इनकी महिलाओं के साथ दुष्कर्म कर देती है और सुपारी लेके इनके ऊपर अटैक हो जाते हैं, हाथ काट देते हैं, और फिर उसके बावजूद भी इनको ही जेल में डाला जा रहा है। ये कैसा न्याय है? ये कैसा राम राज्य है? ये कैसा हिंदू राष्ट्र है? ये समझ नहीं आ रहा। सोचो बाबा साहब कैसे लड़े होंगे इन लोगों के लिए, कैसे न्याय दिलाने के लिए कैसे लड़े होंगे कि वो अकेले व्यक्ति जिन्हें आज चंद कुछ गद्दार लोग, जो देश के गद्दार लोग हैं, जो वकील के कोट पहन कर आते हैं और वो सवाल उठाते हैं बाबा साहब के ऊपर, बाबा साहब को वो अंग्रेजों का गुलाम बताते हैं। वो बाबा साहब जो आजादी के लिए लड़ रहे थे, अरे आजादी किससे? अंग्रेजों से आजादी चाहिए थी। अंग्रेज तो तुम जो ब्राह्मण लोग हैं, जो स्वर्ण लोग हैं, उनसे तो बेहतर थे। उन्होंने तो इनके लिए प्रावधान किए, इनको सरकारी नौकरियां दी, इनको पढ़ने का अधिकार दिया है, इनको बाहर विदेश में जाने का अधिकार दिया है। लेकिन वो जो स्वर्ण जाति के जो लोग हैं, ये जो कोट पहने हुए हैं, अनिल मिश्रा जैसे या और जो लोग हैं, उनका सहयोगी जो हैं, वो आज उंगली उस पे उठा रहे हैं जिसने सच में आजादी दिलाई। आजादी तो गुलामी से दिलाई जाती है। और जो लोग अंग्रेजों के समय में, मुगलों के समय में भी अत्याचार कर रहे हो SC ST OBC के लोगों के ऊपर, तो वो लोग तो पहले से ही आजाद थे। सच में आजादी तो अछूतों को, दलितों को और पिछड़े वर्ग को मिली है, जो बाबा साहब ने दिलाई है, और इसमें अंग्रेजों ने उनका सहयोग किया है। तो इसमें कौन सा गुलामी हो गई कि अंग्रेजों की गुलामी करते थे? अगर ये गुलामी है तो ऐसी गुलामी तो सबको करनी चाहिए। या कुछ भी कहे, मुझे मेरा गांव प्यारा है, लेकिन हाँ मैंने ये ठान लिया है कि मैं अपने गांव के हर दरिंदे को जिसने जुल्म किया है उसे निकाल कर रहूंगी। चाहे मुझे शासन से लड़ना पड़े, प्रशासन से लड़ना पड़े, या फिर मुझे खुद हथियार उठाना पड़े। मैं आपके चैनल के द्वारा ये खुला समाज को ये चैलेंज के साथ कह रही हूँ कि जितना भी अन्याय मैंने सहा है, उससे कई ज़्यादा मैं अन्याय बनकर खुद टूटूंगी उन पर, अगर मेरा अभी भी शासन प्रशासन ने साथ ना दिया तो। और ये तो पता ही है कि जब एक आपके समाज के लोग, मैं अपने समाज, वाल्मीकि समाज से ये हाथ जोड़कर अपील करती हूँ, निवेदन भी करती हूँ कि जहाँ तक हो सके तो मेरा सहयोग कीजिए। और मैं ये भी उनसे कह रही हूँ कि मैं जो रास्ता चुन रही हूँ वो गलत है, तो शायद आप बचा सकें तो मुझे बचा लें। मतलब कि मुझे अकेले लड़ते 20 साल हो गया है, मैं कहाँ तक लड़ूं? मतलब गीता का आखिरी रास्ता जो है, और फिर क्या अंधकार में वो जा हथियार रहा उठाना है। और क्या है भैया, आप ही बताइए सर।
आप बड़े हो, लेकिन मुझे सवाल नहीं करना चाहिए आपसे, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि अगर मेरी जगह कोई भी होता, यहाँ तक कि आप भी होते, इतने पढ़े लिखे अच्छे शिक्षित होते, तो और कोई सुनवाई नहीं होता, दर दर कहाँ तक भटकते, बताइए। अच्छा। मेरी जान, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे खेतों में हल चलाता, तो मुझे लगता है कि मेरी माँ, वो खेती नहीं है, वो मेरी माँ है जो उसे बंदी बनाए हुए है। देखिए, बड़ी मतलब शर्म आनी चाहिए। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं शासन से, प्रशासन से यही कहती थी कि अब जो हुआ मेरे साथ वो चलो मैं भुलाने की कोशिश करती हूँ, मैं भूल जाऊंगी, बस मेरा जीवन, मेरा परिवार का जीवन यापन करने के लिए मेरी जमीन 5 बीघा है वही वापस करा दीजिए, वो भी नहीं होता है। ऐसा तो कोई, वो ना तो पता नहीं कौन से लिंक से वो आदमी जुड़ा हुआ है कि जिसका कोई असर ही नहीं हो रहा है। अच्छा, कभी गीता ऐसा मन में आया कि इतनी प्रताड़नाएं हुई है, इतना मतलब जुल्म हुआ है, तो और उसके बाद जो है ये आता है कि बस दुनिया छोड़ दे? शायद मैं एक कायर माँ बाप की बेटी नहीं हूँ, मेरे दिल में कभी आत्महत्या करने जैसे ऐसे नीच काम नहीं है। मेरे माँ बाप ने हमेशा सिखाया कि बेटा ठोकर आती हैं, ठोकरें लगती हैं, लेकिन कभी ऐसा कदम मत उठाना। और मैं सबसे कहती हूँ कि दुख सुख तो ज़िंदगी में आते जाते हैं, दुख है तो सुख होगा, सुख है तो दुख होगा, वो तो एक चरण किस तरह है, जैसे दायां बायां चरण होता है। मेरी माँ सिखाती है कि कभी घबरा करके, हाँ, कभी घबरा कर ऐसा कभी गलत काम मत करना। और मैं भी लड़कियों से, समाज की हर बेटी से कहती हूँ कि कभी दुख सुख में घबरा कर या हड़बड़ा कर कभी ऐसा कदम मत उठाना जिससे कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे माँ बाप को नीचा देखना पड़े या तुम्हारे समाज को नीचा देखना पड़े। चलिए, देखा आपने कि मतलब इतनी प्रताड़ना गीता ने बताया अपने मुख से, कितना उनके ऊपर कितना दर्द उन्होंने सहा है, और उसके बावजूद भी गीता के मन में कभी, ये हमने खुद इनसे सवाल मतलब इसलिए किया कि आखिर गीता के मन में चल क्या रहा है। तो 20 साल से लगातार जो है वो प्रयास कर रही है कि उन्हें न्याय मिले, और न्याय लेकिन मिल नहीं रहा, क्योंकि जो इनके समाज के ही लोग जो बड़ी गद्दियों पर बैठे हैं, सरकारों में बैठे हैं, उनके नोटिस से भी मतलब प्रशासन जो है नहीं हिलता। गीता निडरता से जो है वो लड़ रही है, और वो आप लोगों को भी समझा रहे हैं। आप छोटी छोटी बातों पर जो है या आत्महत्या कर लेते हैं गीता, जैसे आत्महत्या कर लेते हैं कि मुझे अपनी पसंद का जो है प्रेमी नहीं मिला या प्रेमिका नहीं मिली तो आत्महत्या कर ली, और या फिर कर्ज हो गया तो कर्ज पर जो है वो लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो लेकिन तुम्हारे ऊपर तो इतना बीता, आपके ऊपर कर्ज भी हुआ होगा, क्योंकि एडवोकेट, वकील करना, प्रशासन से लड़ना, इधर आना। अब मैनपुरी से आप दिल्ली आते हो, दिल्ली आए तो वहाँ पर भी आप किस परिस्थिति में आए हो, आपके पास किराया है या नहीं है, और खाने पीने के लिए कुछ है या नहीं है, गरीबी इतनी है, तो आप मतलब इतना कैसे सह पा रहे हो? मतलब वो तो प्रताड़ना जो उन्होंने करनी थी वो कर ली उन्होंने, प्रशासन भी आपके साथ में कर रहा है, लेकिन ये जो आर्थिक प्रताड़ना है उसका भी आप और आपके परिवार जो है वो उसका सामना कर रहे हैं। भगवान महर्षि वाल्मीकि जी जो थे, जब वो तपस्या पे बैठे हुए थे तो उन पे तो दीमक ने उनका सारा शरीर छलनी कर दिया था। बस वही मेरे आदर्श हैं। उन अगर वो भी छोड़ देते कि दीमक ने मुझे शरीर छलनी कर दिया है, अपने बामे बना ली है, मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए, तो शायद आज हम उनके सामने सर नहीं झुकाते। अच्छा गीता, आपने संस्कृत भी पढ़ी है? हाँ, मुझे कुछ लग रहा है जैसे आप मतलब ज्ञान रखती हो। आप देखो, एक छोटा सा गांव, और उस गांव में मतलब पढ़ाई का भी अभाव होगा, और काफी दूर वहाँ पे स्कूल होंगे आपके। हाँ, 6 किलोमीटर है। और कॉलेज? कॉलेज तो बहुत दूर है। और हाँ, फिर तो प्राइवेट कॉलेज है, तो वहाँ तो ऐसा करते थे कि हमारी अवस्था भी नहीं, मतलब इतना संतुलन नहीं था, क्योंकि घायल थी इतना ज़्यादा, तो हम पे ज़्यादा टीचर प्रेशर नहीं डालते थे कि आना ही आना है या नहीं आना है। फीस इसका भी वो उन्होंने देखा, हमारी टीचर बहुत अच्छी, मतलब हेल्प करते थे आपकी। हाँ, काफ़ी
वो मुझे बुक्स भी दे देते थे और फीस के लिए भी माफ कर देते थे हमको, ज़्यादा परेशान नहीं करते थे। हाँ, जब मैं धरना स्थल पर बैठी थी तो हमारे एक टीचर, हमारे क्लास टीचर आए थे, तो मैं 9th में पढ़ती थी, मिस्टर राम हर्ष मौर्य। उनकी जो बीवी थी वो चंद्रकांता महिला थाना में दरोगा जी थी। तो वो जब मैं थाने वहाँ बैठी हुई थी तो उनके साथ हमारे टीचर आए थे, तो उन्हें ये नहीं मालूम था कि मैं उनकी छात्रा हूँ। लेकिन जब उस दिन मुझे उस दर्द से भी ज़्यादा दर्द हुआ था, जितना मेरे साथ इतना घटनाएं हुई थी उससे भी ज़्यादा, क्योंकि जब मेरे टीचर मेरे सामने आकर के खड़े हुए और उन्होंने मेरी तरफ देखा तो मैंने अपनी मम्मी के आंचल में अपना मुंह छिपा कर कहा, मैंने कहा मम्मी मेरे सर आ गए हैं। तो मुझे बहुत शर्म लगी कि मैं इतनी अभागिन हूँ जो आज इस हालात में अपने टीचर के सामने बैठी हूँ। तो उन्होंने मेरे आंसू पोंछ के कहा कि बेटा तुम बंदूक उठा लो, तुम मार दो, जो होगा हम देखेंगे, हम करेंगे आपका सहयोग। और उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। फिर इतना कहकर वो चले गए। फिर दूसरे टीचर हमारे आए, जो हमारे प्रिंसिपल मिस्टर सुशील कुमार लोधी राजपूत थे, तो वो मुझे एक बार मिले। तो उन्होंने कहा गीता कभी मरना या मारने की मत सोचना, क्योंकि दुश्मन को तिल तिल मारो, तुम गांव मत छोड़ना। तुम जितना अपने गांव में रहोगी और जितना खुश रहोगी तुम्हारा दुश्मन उतना ही कमजोर हो जाएगा। तो वो जो आपको ये समझा रहे वो लोधी राजपूत है? हाँ, वो लोधी राजपूत है। मतलब एक लोधी राजपूत आपके ऊपर प्रताड़ना कर रहा है और एक लोधी राजपूत जो है वो आपको सलाह दे रहा है कि कभी जिंदगी में ऐसा मत करना। हाँ, और डटकर सामना करो। हाँ, वो हमारे टीचर है। वो आपके टीचर? हाँ, मिस्टर सुशील कुमार। मतलब इसमें जाति या धर्म खराब नहीं होता, कोई भी व्यक्ति खराब हो सकता है। जी, मैं संपूर्ण समूची लोधी समाज को बुरा नहीं बोलती, कभी बोलना भी नहीं चाहिए। मैं कभी बोलती भी नहीं हूँ, ना ही बोला है मैंने। आपने शोध तब किया दोनों की बातों का। हाँ, तो आपको लगा कि उनकी बात को मानना चाहिए? तो मैंने माना है। लास्ट जो मेरे प्रिंसिपल थे तो मैंने उनकी बात को पहले माना। तो मुझे 20 साल हो गए न्याय मांगने के लिए, भटकते भटकते मैं यहाँ दिल्ली तक आ गई। दिल्ली हमारे यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है, यहाँ तक आ गई हूँ। अब क्लास टीचर की बारी है, अब मैं उनका पालन करूँगी। अगर नहीं हुआ तो फिर तो करना ही पड़ेगा, मजबूरन करना पड़ेगा। फूलन देवी बनेंगी? अब चाहे फूलन देवी हो जाए या फिर गीता देवी हो जाए, देवी तो बनना ही है। चाहे फूलन देवी हो जाए या फिर गीता देवी हो जाए। चलिए अब फिर बताइए। बहरहाल गीता की बातों को आपने बड़े इत्मीनान से सुना होगा। अगर दोबारा नहीं सुना है तो आप इस को दोबारा सुने और शोध करें। आप भी इस पर विचार करें कि गीता क्या करने जा रही है, गीता को क्या करना चाहिए। और जो ये समाज से गुहार लगा रही है कि समाज के लोग जो है गीता को उस रास्ते पे जाने से बचा लें, क्योंकि गीता का सिर्फ आखिरी, जब गीता का ये है कि शासन प्रशासन सरकारें जो है वो उनके साथ में नहीं खड़ी है, वो न्याय नहीं दे पा रही है, तो गीता ने ये सोच लिया कि जब आखिरी रास्ता जो है वो फिर वो हथियार उठाने का है। और गीता के अंदर जो ब्लड है वो भी शूरवीरों का है। वाल्मीकि समाज हो, मजबी समाज हो, या फिर भील समाज हो, द्राविड़ समाज हो, वो सब लड़ाकू ही रहे हैं और उन्होंने देश की रक्षा की है, देश के रजवाड़ों की रक्षा की है, प्रकृति की रक्षा की है और अपनी जान तक उन्होंने गंवाई है, बलिदान दिए हैं। तो उसी बलिदान कौम की ये बेटी है। तो आखिरी में जब नहीं न्याय मिलेगा तो गीता का ये कहना है कि वो हथियार उठाएंगी और सामने वाले को। तो अब आपको सोचना है कि गीता का आप सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे। गीता ने हमें बात करते करते ये भी बताया कि गीता का सपना ये था कि वो एडवोकेट बने, वकील बने, लेकिन हालात ये है कि एडवोकेट बनने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, फीस लगती है, जो कि गीता जो है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकती। उसका परिवार असमर्थ है इस चीज़ में, लेकिन गीता का सपना है कि वो एडवोकेट बने। अब आप सोचिए ऐसी
बहादुर लड़की, इतनी पढ़ी लिखी लड़की और इतने मतलब गहन करने वाली, विचार करने वाली लड़की अगर एडवोकेट बन गई तो सोचो ये कितने पीड़ित परिवारों के लिए एक मतलब ढाल बनेगी, उन्हें न्याय दिलाएगी। क्या हम और आप सब मिलकर क्या गीता को एडवोकेट बना सकते हैं? क्या गीता का ये सपना पूरा कर सकते हैं जो वो पीड़ित परिवारों के लिए, चाहे वो SC के हो, ST के हो, OBC के हो, माइनॉरिटी के हो, वो सबके लिए वो खड़ी हो सके, वाल्मीकि समाज के लिए ये ढाल बनकर खड़ी हो सके? क्या हम लोग गीता को सपोर्ट कर सकते हैं? तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो संपर्क करें और गीता को सपोर्ट करें। और गीता को सपोर्ट की पूरी ज़रूरत है इस टाइम समाज के लिए, समाज की। और समाज अब इसमें क्या करता है वो आप लोगों के ऊपर है। आप लोग इस वीडियो को देखते हैं और भूल जाते हैं, या फिर इस वीडियो को देखकर आप सहम जाते हैं और आप गीता वाल्मीकि के लिए और अपने जाटो भाइयों के लिए, अपने कश्यप समाज पीड़ित परिवारों के लिए आप खुलकर सामने आते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, कॉफी विद अंजाना, धन्यवाद। दोस्तों, आपने वीडियो देख लिया है। वीडियो देखकर इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने का अपने कर्तव्य का पालन करें और शेयर करके जन जन का प्रतिक्रिया ले। और मेरी भी अपनी पर्सनल थोड़ी आपसे प्रार्थना है कि जिस चैनल के माध्यम से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और दूसरों को भी थोड़ा प्रार्थना करें इस शेयर को, ताकि अपनी बहन को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत।